हेलो दोस्तों, नमस्कार। देसी फिजिक्स के आज की क्लास में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश के गुणधर्म। बोर्ड परीक्षाओं में छोटे प्रश्नों में इस टॉपिक का विशेष महत्व है। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि विद्युत आवेश किन किन गुणधर्मों का पालन करता है, उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उसे कहा जाता है विद्युत आवेशों की योज्यता। दोस्तों, योज्यता शब्द का तात्पर्य बड़ा आसान है। शब्द को देख के लगता है कि ये कोई अद्भुत बात होगी, बड़ी सरल बात है। विद्युत आवेशों का योग बीजगणितीय नियमों से किया जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को विद्युत आवेशों की योज्यता कहा गया है। हम जानते हैं कि दो प्रकार की भौतिक राशियां मुख्यतः हमारे पाठ्यक्रम में हैं, एक सदिश राशियां, दूसरी अदिश राशियां। तो आप हमेशा याद रखें कि सदिश राशियों का योग सदिश नियमों से होता है, जो कि कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़े हैं। जैसे सदिश योग का त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, बहुभुज नियम। तो जब भी हम सदिश राशियों का योग करेंगे तो इनमें से किसी एक नियम का प्रयोग करेंगे। और जब अदिश राशियों का योग होगा, व्यवकलन होगा यानी अंतर या बाकी होगी, तब हम बीजगणितीय नियमों का प्रयोग करेंगे। तो लिख लेते हैं इस चीज को। विद्युत आवेशों का योग बीजगणितीय नियमों से किया जाता है। बहुत आसान सी बात है, कुछ उदाहरणों से इस बात को समझते हैं। मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, कोई निकाय है और इसमें कुछ आवेश इस प्रकार से हैं, Q - 2Q + 4Q। ये आवेश इस निकाय में रखे गए हैं। यदि आपसे निकाय का कुल आवेश पूछा जाए तो हम ऐसा लिख सकते हैं, Q निकाय। तो अभी हमने सीखा बीजगणितीय योग करना है, तो बीजगणितीय योग करते हैं। Q + 4Q - 2Q। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो 5Q में से 2Q घटाने पर आपको प्राप्त होगा 3Q। इस तरीके से आप किसी भी निकाय का कुल आवेश ज्ञात कर सकते हैं। तो बड़ी सरल सी अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है कि आप आवेशों का जब भी जोड़ करें बस चिन्ह के साथ उनके मान रखें और जोड़ दें। इसी कंसेप्ट को कहा जाता है विद्युत आवेशों की योज्यता या एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी पर बात करते हैं, उस पर कॉन्सेप्ट सीखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है विद्युत आवेश की निश्चलता। इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यह कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से आइंस्टीन के सापेक्षतावाद सिद्धांत पर आधारित है, विशिष्ट आपेक्षिकता पर आधारित है। यह कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से यह बताने के लिए है कि जब भी हम किसी वस्तु को गतिमान करते हैं, यदि उस पर आवेश भी है तो क्या वो आवेश उस गति के हिसाब से परिवर्तित होगा या नहीं होगा। एकदम सरल और संक्षेप में हम ऐसा कहते हैं कि विद्युत आवेश किसी भी निकाय की गति से या जिस वस्तु पर आवेश है उस वस्तु की गति से प्रभावित नहीं होता। इसी गुण को, इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया है विद्युत आवेश की निश्चलता। यानी आप कह सकते हैं यदि कोई वस्तु है जिस पर आवेश है, आवेशित वस्तु है,
वह स्थिर है, और यदि वह वस्तु गतिमान है, इन दोनों ही स्थितियों में वस्तु पर आवेश का मान एक समान रहता है, चाहे वस्तु का वेग कुछ भी हो। मान लीजिए किसी गेंद पर आवेश है और उस गेंद को आपने गतिमान कर दिया, तो उस गेंद का वेग चाहे कितना भी हो, उसका आवेश वही रहेगा जो स्थिर अवस्था में था। मूलतः यह कॉन्सेप्ट विशिष्टता के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में कही गई है। कुछ ऐसी चीजें हैं मित्रों जो वेग बदलने के साथ बदलती है। जैसे 3 बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। द्रव्यमान, जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, लंबाई या लेंथ, और समय यानी कि टाइम। ये तीनों चीजें वस्तु का वेग परिवर्तित होने पर बदल सकती है। यदि वेग प्रकाश के वेग के तुल्य हो या उसके निकटवर्ती हो। जब भी किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के निकटवर्ती हो जाता है तो द्रव्यमान, लंबाई और समय बदलने शुरू हो जाते हैं। इन तीनों में बदलाव आना शुरू होता है। सामान्यतः सामान्य वेगों में तो ये तीनों ही राशियां नियत मानी जाती हैं, परंतु उच्च वेगों पर ये तीनों ही राशियां परिवर्तित होनी शुरू हो जाती हैं। इसे सापेक्षिकता का प्रभाव कहा जाता है। परंतु विद्युत आवेश में खासियत यह है कि विद्युत आवेश, चाहे वस्तु का वेग कुछ भी हो, वो परिवर्तित नहीं होता। तो हम इस कॉन्सेप्ट को संक्षेप में ऐसा कह सकते हैं, किसी भी वस्तु पर विद्युत आवेश का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, निर्देश तंत्र के चयन पर निर्भर नहीं करता। हम चाहे किसी भी निर्देश तंत्र के सापेक्ष देखें, किसी भी वस्तु पर यदि आवेश है तो उसके परिमाण में, उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसे ही कहा जाता है विद्युत आवेश की निश्चलता या इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ, एक चीज आपकी पाठ्य पुस्तक में भी बताई गई है, हम इसको थोड़ा सा संक्षेप में समझते हैं। ये जो द्रव्यमान है, ये वेग पर किस प्रकार से निर्भर करता है, ये देखिए। यदि किसी वस्तु का विराम अवस्था में द्रव्यमान m0 है और गतिमान अवस्था में द्रव्यमान m है, तो यह निम्न सूत्र से दिया जाता है। ये गतिक द्रव्यमान का सूत्र है। यहाँ m0 या m0 विराम द्रव्यमान है, m गतिक द्रव्यमान है, v वस्तु का वेग है और c प्रकाश की चाल है। यह सूत्र तब लागू होता है जब वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के की ओर अग्रसर हो, उसके निकटवर्ती। इस सूत्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे वस्तु का वेग बढ़ेगा, जैसे जैसे वस्तु का वेग बढ़ेगा, आप देख सकते हैं ये पूरी राशि जो हर में है ये घटेगी और m का मान बढ़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि उच्च वेगों पर वस्तु का द्रव्यमान एक नियत राशि नहीं होती है, लेकिन आवेश नियत राशि है। Q हो चाहे Q0, कहने का मतलब गतिक आवेश हो चाहे स्थैतिक आवेश, स्थिर अवस्था में आवेश, इन दोनों का मान एक ही रहता है, लेकिन द्रव्यमान बदलता है। तो आप लोगों ने एक राशि सीख रखी होगी, आपके रसायन विज्ञान में एक शब्द आया है विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश जो होता है मित्रों, वो किसी भी वस्तु के आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात होता है। अभी हमने कहा कि जब आप वस्तु के वेग को प्रकाश के वेग के तुलनीय करेंगे तो आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यह द्रव्यमान बढ़ेगा। तो अब जब इस पूरी राशि में अंश अपरिवर्तित है और हर बढ़ता है, तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं यह अनुपात घटेगा। तो हम कह सकते हैं कि वेग v टेंड्स टू c होने पर वेग बढ़ने के साथ साथ विशिष्ट आवेश घटता है। इस चीज को आप नोट लगा के अपनी कॉपी में नोट कर लें। यह सूत्र अभी मैंने आपसे कहा आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सिद्धांत पर आधारित है। ये कक्षा 12 के विषय वस्तु का भाग नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है। यदि आपको ज़्यादा याद न रहे तो इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
तत्पश्चात हम तीसरी प्रॉपर्टी पर विचार करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है और 12वीं क्लास में लगभग हर साल उस टॉपिक पे प्रश्न आता है, तो इस पर हम विचार करते हैं। तीसरा गुणधर्म है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, विद्युत आवेश सदैव क्वांटीकृत होता है। विद्युत आवेश सदैव क्वांटीकृत होता है। अब इस क्वांटीकृत शब्द का क्या तात्पर्य होगा, इस क्वांटीकृत शब्द का क्या मतलब है? देखिए मित्रों, जब भी कोई राशि एक निश्चित मान, एक निश्चित न्यूनतम मान के केवल पूर्ण गुणज के रूप में ही विद्यमान होती है, तब हम कहते हैं कि वह राशि क्वांटीकृत है। जैसे किसी कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थियों की संख्या कभी भी आधी नहीं हो सकती। मान लीजिए किसी कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यदि 4 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं तो हम कहते हैं कि आज कक्षा में 41.5 विद्यार्थी बैठे हैं, या किसी कक्षा में आज 39.5 विद्यार्थी बैठे हैं, या कक्षा में आज 15.5 विद्यार्थी बैठे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। या तो 15 विद्यार्थी होंगे, या 16 होंगे, या 40 होंगे, या 45 में से 45 भी हो सकते हैं। जब भी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या की बात होगी, वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक इसी प्रकार जब किसी वस्तु पर आवेश आता है, तो हमने पीछे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में सीखा है कि वो इलेक्ट्रॉनों के विनिमय से आता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण आता है या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण आता है। और इलेक्ट्रॉन एक मौलिक कण है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इसको और आगे तोड़ा नहीं जा सकता। तो जब भी किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पूरे के पूरे जाएंगे, और जब भी कोई कण पूरा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उस राशि को, उस कण से संबंधित राशि को क्या कहा जाता है? क्वांटीकृत। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की सदैव कैसा होता है? क्वांटीकृत होता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मान लीजिए एक वस्तु ये है A और दूसरी वस्तु है ये B। आपने इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा और घर्षण के कारण इस वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या और ट्रांसफर होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और ट्रांसफर होगा तो 3 हो सकते हैं, और होगा तो 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कभी भी 1.1 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, कभी 1.25 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, कभी 1.45 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। जब भी आवेश इस वस्तु पर आएगा, वो या तो आएगा 1E, या आएगा 2E, या आएगा 3E, और इसी प्रकार से यदि हम आगे बढ़ते जाएं तो ये आएगा N। तो विद्युत आवेश के क्वांटीकरण को गणितीय रूप से ऐसा लिखा जाता है Q = N। अब हम ये जानते हैं कि आवेश 2 प्रकार का संभव है, धनावेश और ऋणावेश, इसलिए हम इसको पूरा इस प्रकार से लिखते हैं Q = ±N। प्लस हम तब यूज करते हैं जब वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, माइनस हम तब यूज करते हैं जब वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। और n की जो वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से कोई सी भी पूर्ण संख्या हो सकती है। इस प्रकार से हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण को परिभाषित करते हैं। परिभाषा में इसको इस प्रकार से कहा जाता है कि किसी भी वस्तु पर विद्युत आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान जो कि 1 इलेक्ट्रॉन है उसके पूर्ण गुणज के रूप में ही संभव है। निश्चित न्यूनतम मान क्या है? 1E, या फिर 2E उसका 2 गुना, या फिर 3E उसका 3 गुना, या फिर 4E का 4 गुना, या फिर E का n। मेरे ख्याल से आप ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं। तो सूत्र को अवश्य याद कर लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आपके पाठ्यक्रम में है। इसकी परिभाषा नोट करते हैं। विद्युत आवेश सदैव क्वांटीकृत होता है, अर्थात
किसी वस्तु पर विद्युत आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान 1 जिसकी वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम के पूर्ण गुणज के रूप में ही लिया या दिया जा सकता है। इस परिभाषा को कहा जाता है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। यद्यपि जब किसी वस्तु से बहुत बड़ी संख्या में आवेश का आदान प्रदान होता है तो हमें कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि क्वांटीकरण का पालन नहीं हो रहा है, क्वांटाइजेशन का फॉलोअप नहीं हो रहा है। उस तथ्य को हम बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ आप लोग ये परिभाषा याद रखें कि क्वांटीकृत होने का तात्पर्य क्या है, क्वांटीकरण की परिभाषा कैसे दी जाती है, और ये जो निश्चित न्यूनतम मान है इसे कहा जाता है क्वांटा। तो विद्युत आवेश का क्वांटा कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। इस लाइन को भी याद रखें कि विद्युत आवेश का क्वांटा कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। एक चीज ये भी ध्यान रखें कि क्वांटीकरण की जो संकल्पना है, क्वांटीकरण की जो कॉन्सेप्ट है, वो मुख्य रूप से विद्युत आवेश के लिए नहीं दी गई थी। क्वांटीकरण की संकल्पना मैक्स प्लांक द्वारा दी गई थी, और ये संकल्पना दी गई है कृष्णिका विकिरण की व्याख्या करने के लिए। विद्युत आवेश के लिए क्वांटीकरण की जो कॉन्सेप्ट है उसे मिलिकन ने तेल बिंदु प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया। ऐतिहासिक जानकारी है, इसे आप याद रख सकते हैं। मिलिकन का महत्व 2 बातों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, उसने विद्युत आवेश का निश्चित न्यूनतम मान या क्वांटा ज्ञात किया, जो कि 1e या 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम माना जाता है। दूसरी बात, उसने बताया कि विद्युत आवेश सदैव क्वांटीकृत होता है। यह तथ्य उसने प्रैक्टिकली या प्रायोगिक रूप से सिद्ध कर दिया। इसके पश्चात हम विद्युत आवेश के तीसरे गुणधर्म की चर्चा करेंगे। चौथे गुणधर्म की चर्चा करेंगे। विद्युत आवेश सदैव संरक्षित रहता है। यह प्रकृति का एक मूल नियम है। जिस प्रकार से कुल ऊर्जा संरक्षण प्रकृति का एक मूल नियम है, किसी भी निकाय में विद्युत आवेश का संरक्षण भी प्रकृति का एक मूल नियम है। इस नियम के अनुसार किसी भी निकाय, किसी भी विलगित निकाय, ज्यादा अच्छा शब्द ये बोलना चाहिए, किसी विलगित निकाय का कुल विद्युत आवेश सदैव संरक्षित रहता है। इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे मात्र एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस तथ्य को नोट करते हैं, किसी विलगित निकाय सदैव संरक्षित रहता है। यह ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे मात्र एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है।
ये विद्युत आवेश के संरक्षण का स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्रमाण हैं, उदाहरण हैं जिनसे हम विद्युत आवेश के संरक्षण को समझा सकते हैं। देखिए ऐसे कुछ उदाहरण हम उनकी चर्चा करते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं जो विद्युत आवेश के संरक्षण को सिद्ध करते हैं। मान लीजिए ये एक कंघा है जिससे आप डेली अपने बालों में ब्रश करते हैं, और ये कोई व्यक्ति है। अभी इस व्यक्ति के जो बाल हैं, सूखे बाल, मान लीजिए बाल सूखे बाल हैं, और ये कंघा है। दोनों वस्तुओं पे कुल आवेश शून्य है। इस पर भी आवेश शून्य है, परिणामी आवेश। इस वस्तु यानी कि इस व्यक्ति के सूखे बालों पर भी परिणामी आवेश शून्य है। तो निकाय का कुल आवेश आप देख सकते हैं 0 है। निकाय उदासीन है। अब यदि आप इस कंघे को इस व्यक्ति के सूखे बालों में रगड़ें और रगड़ने के बाद आप इस परिस्थिति को देखें तो आप ऐसा पाएंगे कि बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन कंघे पे स्थानांतरित हो जाते हैं। फलस्वरूप इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है। आप ये पाएंगे कि कंघे में जितना ऋणावेश आता है बालों पर उतना ही धनावेश आ जाता है। मान लीजिए कंघे पर आवेश का मान माइनस का क्यू है तो बालों पर धनावेश का मान प्लस का क्यू होता है, और निकाय का कुल आवेश आप देखते हैं कि कंघे को बालों में रगड़ने से पहले भी निकाय उदासीन था, यानी निकाय का कुल आवेश शून्य था, और कंघे को बालों में रगड़ने के बाद भी निकाय का कुल आवेश शून्य है, यानी कि निकाय उदासीन है। हाँ, ऐसा जरूर हुआ है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हुए हैं। तो अभी हमने इसके स्टेटमेंट में पढ़ा था कि आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कंघे पर आवेश उत्पन्न हो गया है। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि बालों पर आवेश नष्ट हो गया है, बस स्थानांतरित हो गया है। ये वैसे ही है जैसे मेरी जेब में मान लीजिए 10-10 के 10 नोट हैं, उनमें से 5 नोट में नीचे वाली जेब में डालूंगा, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि 5 नोट नष्ट हो गए, या पीछे वाली जेब या नीचे वाली जेब में 5 नोट पैदा हो गए, बस एक जेब से दूसरी जेब में स्थानांतरित हुए हैं। ठीक ऐसे ही आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉनों को सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता, उत्पन्न नहीं किया जा सकता। किसी भी वस्तु पर कुल आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, निकाय पर, किसी भी निकाय पर कुल आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं विद्युत आवेश का संरक्षण। कुछ और उदाहरण भी हैं जो भी आपको सीखने चाहिए, देखते हैं। एक उदाहरण और देखिए, ये नाभिकीय भौतिकी या न्यूक्लियर फिजिक्स का बड़ा एक प्रचलित उदाहरण है। यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, आपस में टकराएं तो ये एक दूसरे का विनाश कर देते हैं और 2 गामा फोटॉन्स की उत्पत्ति होती है। ये गामा फोटॉन को दिखाने का तरीका है। इस प्रक्रिया में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज है, पॉजिट्रॉन पर उतना ही प्लस का चार्ज है, निकाय का कुल आवेश शून्य है, और गामा फोटॉन्स भी उदासीन कण होते हैं, उन पर कोई आवेश नहीं होता। तो अभिक्रिया से पहले निकाय का कुल आवेश शून्य है, अभिक्रिया के बाद भी निकाय का कुल आवेश शून्य है। इस प्रक्रिया में भी आप आवेश संरक्षण को देख सकते हैं। इस प्रक्रिया को एक नाम दिया जाता है, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। इसे कहा जाता है एनिलेशन या युग्म विनाश, पेयर एनिलेशन। युग्म विनाश, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ने एक दूसरे का विनाश करके गामा फोटॉन्स की उत्पत्ति करते हैं।
इसी प्रकार से इसकी विपरीत प्रक्रिया है, उसे भी आप सीख सकते हैं। यदि कोई भी गामा फोटोन जिसकी ऊर्जा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ध्यान रखें कि जिस अभिक्रिया की हम आगे बात कर रहे हैं उसमें गामा फोटोन की ऊर्जा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम से कम होनी ही चाहिए, अन्यथा वो अभिक्रिया नहीं होती। तो यदि किसी गामा फोटोन जिसकी ऊर्जा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा है किसी भारी नाभिक से क्रिया करता है, तो अभिक्रिया के उपरांत एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कि गामा फोटोन पर कोई आवेश नहीं है और अभिक्रिया के उपरांत अभिक्रिया के पश्चात इन दोनों कणों का निकाय जो बनता है उसका कुल आवेश भी शून्य है। अभिक्रिया के बाद भी कुल आवेश शून्य है, इसका भी कुल आवेश शून्य है, फिर यह विद्युत आवेश के संरक्षण को सिद्ध करता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है युग्म उत्पादन या पेयर प्रोडक्शन। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इन सारे उदाहरणों में विद्युत आवेश के संरक्षण की पुष्टि होती है। ये 4 विद्युत आवेश के गुणधर्म हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं कि जितनी भी नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, क्षय होता है, उन सभी अभिक्रियाओं में भी आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है। यह एक निर्विवाद नियम है, इसका कोई अपवाद नहीं है। लगभग सभी अभिक्रियाओं में विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम सदैव लागू होता है। धन्यवाद। आज की क्लास